नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक एक करके अब ये पर्दा उठता जा रहा है, चीज़ें सामने आती जा रही हैं कि किस तरह से चुनाव में घपलेबाजी हो रही है, किस पैमाने पर धांधलेबाजी हो रही है और दरअसल चुनाव तो बेमानी किए जा चुके हैं। एक एक राज्य से ढेरों रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी, बाकायदा तथ्यों कथ्यों के साथ, फैक्ट चेक के साथ, जो बता रही हैं कि किस किस कंस्टिट्यूंसी में या किस किस राज्य में किस पैमाने पर धांधली हुई है। इन धांधलियों के कुछ उदाहरण आज मैं आपको अपने इस वीडियो में भी दूंगा। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे उदाहरण मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करूंगा शरद पवार के उस विस्फोटक बयान से, जिन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले उनके पास दो आदमी आए थे जो उनसे कह रहे थे कि आपको हम 160 सीटें जितवा सकते हैं। शरद पवार ने उन व्यक्तियों को राहुल गांधी से भी मिलने भेजा था और फिर राहुल गांधी और शरद पवार ने तय किया था कि नहीं, हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो चुनाव मंडी में इस तरह के भी लोग घूम रहे थे जो इस तरह का दावा वादा करते थे और शायद डिलीवर भी करते हों काफ़ी हद तक। और क्या पता महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने के बाद वो महायुति के पास गए हों और उनसे कोई डील हुई हो और उसके बाद जो महाराष्ट्र का चुनाव नतीजा आया है वो आया हो। ये सब अटकल की बातें हैं, लेकिन शरद पवार के बयान को गौर से सुना जाना चाहिए। उन्होंने न केवल इसकी बात की, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वो तथ्यों के साथ बोले हैं, जांच पड़ताल के बाद बोले हैं और उस पर गौर किया जाना चाहिए, उसके आधार पर काम किया जाना चाहिए। तो ये तो शरद पवार की बात है। महाराष्ट्र का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग कह रहा है ना कि उसके पास तो कुछ शिकायत नहीं आती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई दिक्कत थी तो हमें कंप्लेन करना चाहिए था, हम उसकी जांच करवाते। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने चुनाव आयोग को लंबा पत्र लिखकर शिकायत की थी कि महाराष्ट्र में चुनाव की धांधली की जा रही है, वोटर लिस्ट में खेल किया जा रहा है। उनको एक बीजेपी की टीम का पता चला था जिसके पास एक ऐप था। उस ऐप पर वोटर लिस्ट का डेटा था जो तब तक चुनाव आयोग ने अप्रूव भी नहीं किया था और ये तब तक सिर्फ चुनाव आयोग के सर्वर पर था। तो बीजेपी की टीम को उस सर्वर का एक्सेस कैसे मिला उस ऐप के ज़रिए, और उसमें बदलाव के लिए अपने ऐप पर वो कैसे कोड कर रहे थे, मतलब अपने ऐप के ज़रिए वो सर्वर में जो डाटा था उसको बदल रहे थे बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के हिसाब से, ताकि बीजेपी जीत जाए। इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की गई थी। उन विधानसभा सीटों के नाम भी दिए गए थे जिनमें एमवीए ने अपनी जांच की थी, लेकिन जांच करना तो दूर, चुनाव आयोग ने उस पत्र का उत्तर भी नहीं दिया था। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग कितने गहरे तक बीजेपी के साथ मिला हुआ था, किस तरह से काम कर रहा था उसको जिताने के लिए। ये लिखित शिकायत के बावजूद उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। महाराष्ट्र के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य आते जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक चीज़ है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि खबर आई है, सामने आई है, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है 2023 के विधानसभा चुनाव के समय 55 से 57 लाख फर्जी वोटर थे। ये दैनिक भास्कर अखबार ने अपनी पड़ताल के साथ किया है। देश में अगर आप देखें हिंदी अखबारों में कोई थोड़ा ढंग से बेहतर काम कर रहा है इस समय तो दैनिक भास्कर है। उसने 2023 के जो मध्य प्रदेश के चुनाव थे उसमें कहा था कि ये 55 से 57 लाख फर्जी वोटर थे। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव के समय जितने भी अनुमान लगाए गए थे, चाहे वो प्री पोल सर्वे हो, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे
पत्रकारों के सर्वे हों, और अगर आप उस समय बीजेपी के नेताओं से भी बात करते तो वो भी यही कहते कि हम हार रहे हैं, कह रहे थे अंदरूनी बातचीत में। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? क्लीन स्वीप की कांग्रेस ने, और ये तभी संभव हुआ जब ये 55 से 57 लाख फर्जी वोटर उसमें उस वोटिंग लिस्ट में थी, वोटर लिस्ट में थी। इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, 2018 में जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था उसमें कमलनाथ ने 24 लाख फर्जी वोटरों की शिकायत की थी और निर्वाचन आयोग को वो हटाने पड़े थे। 2018 में भी फर्जी वोटर थे, उस समय हटाए गए थे। उस समय कांग्रेस बहुत बारीक बहुमत से जीती थी, बहुत बारीक बहुमत से। फिर उसकी सरकार गिराई गई, तोड़ा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया महादल बदलू साबित हुए, उनके साथ कई विधायक भी टूटे, सरकार गिराई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर सरकार बनाई गई। तो अगर वो 24 लाख वोटर फर्जी वोटर तो हटा दिए गए, लेकिन अगर और रहे होते होंगे, बच गए होंगे, उनकी बदौलत बीजेपी को निश्चित रूप से और कम सीटें आती अगर वो ना होते तो। 2023 में बीजेपी की हार सुनिश्चित थी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो 55 से 57 लाख फर्जी वोटर थे, ये उनकी वजह से उसकी जो विशाल जीत थी वो संभव हो पाई। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का ये हाल है। अब मैं आपको उड़ीसा का भी हाल बताता हूँ। उड़ीसा में जो बीजेडी और बीजेपी, इन दोनों का मत प्रतिशत लगभग बराबर था, 44 दशमलव में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन उस दशमलव में भी बीजेडी आगे थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने क्या देखा? बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, बीजेडी कहीं नहीं दिखाई दी। ये कैसे संभव हुआ? वहाँ भी ये खेल हुआ, वहाँ भी मतदाताओं के, अब चूंकि उड़ीसा हम सबकी नज़रों से दूर रहता है, हमने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, और जो नवीन बाबू हैं वो भी बुढ़ा गए हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उन्होंने न ठीक से प्रचार किया और उनकी पूरी छवि भी उसी तरह से बना दी गई थी। तो बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया और इलेक्टोरल रोल्स में चेंज करके वो जीत हासिल की, जो वहाँ संभव नहीं थी। वहाँ उसको इस तरह की जीत नहीं मिलने वाली थी। कुछ सीटें बढ़ सकती थी, ये कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी, जो सार्वजनिक रूप से उनके बयान थे कि वो इतनी सीटें जीत जाएंगे। वो सीटें कैसे जीते होंगे, हम सब अब सोच सकते हैं कि किस तरह का खेल देश भर में चल रहा है। अब आइए आपको हम मेरठ की सीट का हाल बताते हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ 61,365 वोटर जो है वो डिलीट किए गए थे मतदाता सूचियों से, और 1 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। बीजेपी ने ये सीट केवल 10,585 वोट से जीती। जब इस पूरे को एनालाइज किया गया तो पता चला कि 27% वोटर फेक थे और उनके एड्रेस उत्तर प्रदेश, झुग्गी या नया इस तरह से थे, मतलब सारे एड्रेस फेक थे। उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। और 27% वोट, आप समझते हैं केवल 10,000 वोटों से बीजेपी जीती है, 27% वोटों का खेल हुआ था। 2, 4, 5, 7, 10% नहीं, उसको हम गलती में मान लेते कि भाई वोटर लिस्ट में चूक हो सकती है, लेकिन 27% वोट इस तरह से बीजेपी ने जोड़कर अपनी जीत सुनिश्चित की थी मेरठ लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश की 3-4 सीटें और थी जिस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने काम किया था, उनमें भी इसी तरह के नतीजे सामने आए थे। इसका मतलब है कि अगर बीजेपी ने इस तरह का खेल न किया होता उत्तर प्रदेश में, तो जितनी सीटें उसे मिली हैं शायद उससे आधी सीटें हो गई होती और केंद्र में सरकार बनाना और भी मुश्किल हो गया होता। उसको देखिए, उड़ीसा को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, और कर्नाटक का जो हाल राहुल गांधी ने बता दिया है कि उन्हें 16 सीटों की उम्मीद थी, आई 9। ये 7 सीटें इसी तरह से बीजेपी ने उससे हड़पी हैं।
हड़प लेना ही कहेंगे, क्योंकि ये फर्जीवाड़े करके हासिल की गई सीटें हैं। अब और कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे वोट चोरी का खेल चल रहा है पूरे देश भर में, और सब तरफ से खबरें आ रही हैं। एक खबर आई है दोहरे एपिक आईडी का मामला। ये खबर जो है बेंगलुरु की ही है। कर्नाटक में कर्नाटक के जब ओम प्रकाश बागड़ी, सरस्वती बागड़ी और माला बागड़ी नाम के वोटरों के पास दो अलग इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं। ये तीनों व्यक्ति, एक और महादेवपुरा जिसकी बात राहुल गांधी ने की है, वहाँ पर रजिस्टर हैं, और दूसरी ओर दक्षिण बेंगलुरु और उड़ीसा के कटक में भी उनके नाम मतदाता सूचियों में है। इस तरह से ये तीन जगह मतदाता हैं। और चूंकि ये मामला इसलिए उजागर हुआ क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल के अमित मालवीय ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए इन्हीं के एपिक आईडी शेयर किए थे, और इन्हें बताया था इनके दो अलग अलग आईडी हैं, किसी के अलग अलग घरों में दो एपिक नंबर कैसे हो सकते हैं, चुनाव आयोग समझाए। ये फिर पूछा गया था, तो अमित मालवीय अपनी गलत बयानी में इसमें फंस गए, और आल्ट न्यूज़ ने उनको एक्सपोज कर दिया कैसे ये हो रहा था। फिर एक रिपोर्ट मुजफ्फरपुर ज़िले के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की आई है, जहां पर मकान नंबर 27 में 250 से ज़्यादा मतदाता दर्ज हैं। ये भी मज़े की बात है कि ये 250 मतदाता अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, मतलब सारे धर्मों और तमाम जातियों के मतदाता मकान नंबर 27 में एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। ये सांप्रदायिक और जातिगत सद्भाव का अद्भुत नमूना था, और एक छोटे से मकान में कैसे सब मिलकर गुजारा कर सकते हैं, ये एक मॉडल अगर कहा जाए वो बताता है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा है, दरअसल मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन ये विशुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा है, जो इस रिपोर्ट के साथ अजीत अंजुम हमारे मित्र हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और यही एक रिपोर्ट नहीं है, उनकी दर्जनों रिपोर्ट आ चुकी हैं, और दूसरे भी बहुत सारे पत्रकार इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स बिहार से जारी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि कई जगह, एक जगह तो दसियों मतदाता जिनको मृत बता दिया गया है, वो अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ खड़े हैं कि हम जिंदा हैं। यहाँ तक हो रहा है बिहार में, और ये बिहार में क्यों, हर जगह हो रहा होगा, पूरे देश भर में हो रहा होगा। अब एमपी के 1696 पते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ये अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है 11 जुलाई को ही। इसमें उन्होंने बताया है कि 1696 पते ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां 50 से 100 वोटर हैं। आप सोचिए, 50 से 100 वोटर एक घर में हैं, कैसे होगा वो घर? जाहिर है कि ये फर्जी वोटर वहाँ रजिस्टर किए होंगे, और उनके नाम पर किसी और ने वोट किया होगा, पार्टी के लोगों ने वोट किया होगा, संघ के लोगों ने वोट किया होगा, और इस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया होगा। एक और रिपोर्ट है जिसका मुझे अभी डिटेल पता नहीं है, आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी वो, जिसमें एक घर में तकरीबन 52-53 लोग हैं, जिसमें बच्चे इतने सारे हैं, और एवरेज जो निकाला जा रहा है उस दंपति का कि हर 4 महीने में उस दंपति ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और उन बच्चों के नाम, सरनेम भी अलग अलग हैं, शर्मा, त्रिपाठी, भारद्वाज, इस तरह के नाम हैं। अब आप सोचिए कि एक ही जगह पर एक दंपति हर 4 महीने में एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? ये जाहिर है कि ये विशुद्ध फर्जीवाड़ा है, और ये चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है कि बड़े पैमाने पर देश भर में ये हुआ है, हो रहा है। और हम कहते हैं कि चलिए अभी बीजेपी ने फ़ायदा उठाया है, आगे भी उठाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ा विस्फोटक है, बड़ा ख़तरनाक है, उसकी साख को डुबाने वाला है। ये सारी चीज़ें दुनिया भर में जा रही हैं, पूरे देश दुनिया भर में। पहले भारतीय लोकतंत्र
और भारत की चुनाव प्रणाली की मिसालें दी जाती थी। लेकिन अगर इतने सारे फर्जीवाड़ा के वीडियोस, रिपोर्ट्स आ रही हैं और दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही हैं, तो सोचिए क्या है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये दौर शुरू हुआ है। अभी तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या जो पत्रकार हैं या जो सोशल वर्कर हैं, वो घूम घूम कर ऐसे तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं और वो आए दिन आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे, गोदी मीडिया पर नहीं दिखेंगे। गोदी मीडिया तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, राहुल गांधी ने भी जो कुछ कहा है उसको भी दबाने में लगा हुआ है, उसको झुटलाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो चुनाव आयोग और सरकार को बचाने की जिम्मेदारी से लैस है। उसका और कोई काम नहीं है। असत्यमेव जयते उसका नाम है। जितना झूठ बोलेंगे उतना सरकार खुश होगी, उतना चुनाव आयोग खुश होगा। तो वो उसकी सेवा में लगे हैं, वो देश की सेवा में नहीं लगे हैं, देश के नुकसान में लगे हैं। तो गोदी मीडिया को दरकिनार कर दीजिए। लेकिन ये देश भर में हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़ी चिंता का विषय है और इस पर पूरा एक जन आंदोलन होना ज़रूरी है, अन्यथा ये सिलसिला रुकेगा नहीं। देश को तैयार होना पड़ेगा चुनाव आयोग को दबाव में लाने के लिए, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए और पूरी वोटर लिस्ट जो है उसके शुद्धिकरण के लिए। तभी हम सही मायनों में अपने मन का जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे, अपने मन की सरकार चुन पाएंगे। अन्यथा बार बार हमको छला जाएगा। आज ये सरकार है, ये चलेगी, कल को दूसरी सरकार आएगी, वो भी इसी मॉडल पर काम करके अपना काम निकालने की कोशिश करेगी। तो इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।